हम सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम सर। गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम नमस्कार सर। प्रणाम नमस्कार। गुरुदेव। जी। नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार सर। जय नमस्कार। गुरुदेव सर। नमस्कार सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम नाम से प्रणाम। हम सभी लोग आज नया सेशन आरंभ करते हैं। चलिए, हाँ, विशाल गुप्ता से हम शुरुआत करते हैं आज। हाँ, विशाल बताएं। नमस्ते सर। नमस्कार। थैंक यू सर। मैं सर एक वीडियो देख रहा था आपके, उसमें आपने सर्वाष्टक वर्ग का बताया था कि सर्वाष्टक वर्ग में जिसमें ज़्यादा पॉइंट होंगे और उसमें जो ग्रह होगा वो ग्रह अच्छा, मतलब कि बेनिफिशियल रहेगा। अगर उसमें 28 से ज़्यादा पॉइंट हैं तो वो गुड है। तो उसमें आपने एक बात और बताई थी कि सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस, इनमें कम कम पॉइंट होने चाहिए, जी ज्यादा अच्छा है। जी तो सर इनमें अगर कम पॉइंट है, जैसे सेवन्थ में अगर कम पॉइंट है, एट्थ में जी कम पॉइंट है और एट्थ में कोई प्लैनेट भी बैठा है, जी तो और वो 19 या 20 अराउंड पॉइंट है उसमें, ये जी। सेवन्थ में एट्थ में, तो वो सही है या वो, मतलब वो सही चीज है या वो नेगेटिव चीज है? मतलब वो सही है या वो उस प्लैनेट का असर कैसा रहेगा? 28 नंबर जो है वो हम्म। एवरेज नंबर है। जी। ये भाव की ताकत को दिखाते हैं। जी। ये भाव की ताकत को दिखाते हैं। ग्रह जब स्ट्रॉन्ग भाव में आता है तो ग्रह का बल भी बढ़ता है। ये सूत्र याद रखें। ग्रह जब भी स्ट्रॉन्ग भाव में आता है तो उसका बल भी बढ़ता है। जैसे किसी से, आम आदमी से पूछा जाए कि आप बड़े घर में रहना पसंद करोगे या छोटे घर में रहना पसंद करोगे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन क्या आएगा? 99% लोग ये कहेंगे हम बड़े घर में रहना पसंद करेंगे। एक जी। कहो कि 50 गज का मकान आपको अवेलेबल है और एक 500 गज का है, तो 500 गज के ऊपर उसका दिमाग शिफ्ट होगा। फिर जी। उसको कहा जाए कि बहुत हाईली सिक्योर्ड घर चाहिए या अनसिक्योर्ड घर चाहिए, बेशक आपको 500 गज का मिल रहा है, वो कहेगा जी सिक्योर हो तो और भी फायदे वाली बात है, तो कम से कम हम सेफ रहेंगे, सेफ्टी हमें चाहिए। ये ही सूत्र हमारे ज्योतिष में एप्लीकेबल होता है ग्रह पर, कि वो जिस भाव में प्रवेश है जिसका, वो भाव अपने आप में कितना सक्षम है। क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं कि भाव भी तो परिणाम देते हैं। हम ग्रह के परिणाम की बात करते हैं पर भाव के परिणाम की बात नहीं करते, और यहीं पर चूक हो जाती है हमें। भाव और ग्रह ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कोई ग्रह अच्छा है पर भाव खराब है, जैसे चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव मान लीजिए कमजोर है, उसके अंदर खराब ग्रह बैठ गए, भाव का स्वामी जो है वो भी पिट गया, कुल मिला के किसी भी कारण से भाव पिट गया या कमजोर हो गया। पर ग्रह जो उस भाव को रिप्रेजेंट करता है वो बड़ा स्ट्रांग हो गया। तो हमें क्या लगता है, क्या वो चतुर्थ भाव जो कमजोर है अब वैसे ही परिणाम देगा क्या? अब वो वैसे परिणाम नहीं देने वाला, उसके परिणामों में कमी आएगी ही आएगी। इसीलिए बड़ा प्यारा सूत्र बना है, भाव, भावेश और कारक। भाव जब कहा जा रहा है, भावेश जब कहा जा रहा है और कारक जब कहा जा रहा है,
तो जब हम ताकत की बात कर रहे हैं तो तीनों ताकतवर होने चाहिए, कोई एक चीज नहीं। ये तीन फैक्टर हैं, तीनों बलशाली होने चाहिए, क्योंकि बलशाली की ही चलती है। संसार में देख लो, घर परिवार में देख लो, जो बलशाली है वो जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा परिणाम दे देता है। कमजोर आदमी परिणाम देने में सक्षम नहीं होता। इसलिए जब हम शादी करने जाते हैं तो कौन पिता होगा जो अपनी बेटी के लिए कमजोर पति ढूंढेगा? कौन ढूंढेगा? कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बेटे के लिए कमजोर बहू ढूंढेंगे? मतलब रोगी, कि कोई कह दे लड़की तो बीमार रहती सदा, कौन शादी करेगा? बैक मार जाएंगे। बीमारी का मतलब ही है कमजोर है। बीमारी का और कोई मतलब नहीं है कि शरीर उसका वैसे काम नहीं कर पाता जैसे उसको करना चाहिए। कमजोरी की और बल के ताकत, कमजोरी और बल, ये दो चीज फाइंड आउट करनी अगर ज्योतिष में आ गई तो आपका बहुत बड़ा मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ज्योतिष में जब कोई बात किसी चीज में रेफरेंस में ही कही जाती, अगर 28 नंबर है ऑन एन एवरेज, 22 से नीचे है, ये एक प्रतीक बना दिया। 22 से नीचे है, भाव आवश्यकता से अधिक कमजोरी को प्राप्त हो गया, वो भी ठीक नहीं है। भाव आवश्यकता से अधिक बल प्राप्त कर गया, ये भी ठीक नहीं है। कौन सा भाव? वो भाव जो हमारे जीवन में परेशानियां पैदा कर सकते हैं। ज्यादा बलशाली भाव का मतलब ज्यादा परिणाम देना। अब चतुर्थ भाव बलशाली होगा तो किसी को क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई समस्या नहीं। मानसिक सुख बढ़ेगा उसका, एंजॉय बढ़ेगा उसका। अगर मेटेलिस्टिक चीजों में जाएंगे तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बढ़ेगी उसकी। उसका अपना घर भी चतुर्थ है, उसका होमलैंड भी अपना चतुर्थ है, उसकी मातृभूमि भी उसका चतुर्थ है। अब कौन नहीं चाहता कि उसका परिवार में उसका होल्ड हो? कौन नहीं चाहता कि मोहल्ले में उसका होल्ड हो? कौन नहीं चाहता कि शहर में उसका होल्ड हो? हम इसी बात के लिए तो लड़ाई कर रहे हैं कि हमारा होल्ड हो। एंड चतुर्थ भाव ये डिसाइड कर रहा है कि किसका कितना होल्ड हो। अब वो कितना पावरफुल है, परंतु यहां पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ग्रह बेनिफिक हो जाएगा, ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए। मैलेफिक और बेनिफिक ये लगन के अनुसार ही डिसाइड हो। अगर लगन के अनुसार वो ग्रह मैलेफिक है और वो बल प्राप्त कर गया किसी मजबूत भाव में जाकर के, तो इट मे बी हार्मफुल फॉर यू। बट बेनिफिक प्लेनेट गेन कर गया स्ट्रेंथ को अच्छे भाव में जाकर के, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो ज्योतिष जो है हमेशा सिचुएशनल होता है, इसको एक लाइन से नहीं कहा जा सकता, एक लाइन में नहीं समझा जा सकता। सामने वाला किस भविष्यवाणी को, अपनी कुंडली को किस प्रोस्पेक्टिव से लेता है, वो इंपॉर्टेंट है। ये आत्मा का विज्ञान है, ज्योतिष आत्मा का विज्ञान है। हमें लगता है ये दुखों को खत्म करने का विज्ञान है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ये दुख को खत्म नहीं, दुख को समझना है, और दुख जीवन में आगे ना आए हमारे,
ये उसका विज्ञान है। और दुख आया ही इस वजह से है क्योंकि पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से इस जन्म में दुख उपस्थित हुआ है। अब उसके दो मार्ग ज्योतिष में बताए गए हैं, एक गुरु का मार्ग, एक बुद्ध का मार्ग। गुरु का मार्ग है कि तुम्हें ज्ञान हुआ कि दुख है, अब उस दुख को कैसे फाइट करना है, उस दुख के साथ, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप गुरु के पास गए। गुरु ने आपको मंत्र दिया, दीक्षा दी, अच्छी बातें बताई, अच्छा जीवन जीने का रहस्य समझाया, सब कुछ उन्होंने समझाया जो इस संसार में रह करके हम कर सकते हैं। और इस संसार से विदा होने के बाद हमें कहां पर और कैसे हेल्प मिलती है उसका ज्ञान करवाया। ये गुरु का मार्ग है। फिर एक बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध महात्मा बुद्ध वाले महात्मा बुद्ध नहीं, बुद्ध यानी बुद्ध ग्रह, यानी अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस, उसको डेवलप करने का मार्ग, जो कि प्योर प्रैक्टिकल ज्ञान है। प्योर प्रैक्टिकल ज्ञान गीता के माध्यम से वो समझा जा सकता है, अन्य ग्रंथों के माध्यम से समझा जा सकता है, हमारे पुराणों में आई हुई कहानियों के माध्यम से समझा जा सकता है। समझाएंगे गुरु ही। बुद्ध का काम है मेमोराइज करना, मेमोरी देना आपको। अब भगवान ने जितनी अच्छी मेमोरी दी होगी, वो मेमोरी आप उसका उपयोग करके आपको याद रहेंगी कि अच्छी बातें जीवन में क्या है और क्या बातें बुरी है। कमाल की बात तो ये है, अच्छी और बुरी बातें हम सभी को मालूम है। क्या आवश्यकता है फिर गुरु के पास जाने की? वो तो हर मनुष्य को मालूम होता है। हर मनुष्य को मालूम है उसकी कमी क्या है। फिर ज्योतिषी के पास जाने की क्या आवश्यकता है भाई? जब कमी पता चल गई, प्रैक्टिकलिटी तो ये कहती है भाई उस कमी को ठीक करो, पर वो नहीं जाए मानेगा। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, ज्योतिषी जाओ, ज्योतिषी के पास पकड़ो, कमी पूरी करनी है। ट्रैक ही गलत पकड़ लिया उसने। वो कमी पूरी करने का मतलब उपाय समझ लेता है, और उपाय एक पेन किलर की तरह है। दर्द हुआ, पेन किलर दे दिया, दर्द का एहसास को कम कर दिया या खत्म कर दिया। पर कब तक? कुछ समय तक। बदला है नहीं पट्टा। दर्द कहां से आ रहा है, पेन कहां से आ रहा है, इस बात की तो खोज ही नहीं की उसने। नहीं खोज की तो पेन लगातार बना रहे। ज्योतिषियों के चक्कर तुम्हें बार बार लगाने पड़े, बार बार भटकना पड़ेगा, उपायों की खोज में भटकना पड़ेगा, और बहुत बार बार तुम्हें हताश होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा। पर अगर पेन पॉइंट को समझ लिया, पेन को कैसे मैनेज करना है इसको समझ लिया, तो चीजें समझ में आ जाएगी। अब कौन चाहेगा कि मेरा सप्तम भाव ज्यादा पावरफुल हो जाए? ज्यादा पावरफुल होने का मतलब क्या है? क्योंकि सेवंथ हाउस हाउस ऑफ एसोसिएशन है, हमारे पार्टनरशिप का भाव है। और हमारी संस्कृति में तो ज्यादा पार्टनर्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बिजनेस पार्टनरशिप इज अ डिफरेंट थिंग, बट वही हाउस जिससे हम बिजनेस पार्टनर देख रहे हैं, वो वही हाउस है जो जहां से हम अपना जीवन साथी देख रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब सेकंड हाउस मारक भाव है, सेवंथ हाउस मारक भाव है। अब इसको मार्केश को अगर अब प्रबल बना देंगे, क्योंकि ग्रह मार्केश नहीं हुआ, जो इनका स्वामी बनेगा वो मार्केश हुआ, पर भाव भी तो मारक है। हमें मार्केश याद रहता है, पर मारक भाव क्यों नहीं याद रहता?
पहले तो भाव आएगा ना, भावेश तो बाद में आएगा। सप्तम और दूसरा, ये दो भाव ऐसे हैं जो मारक भाव। अब इनमें नंबर ले गए आप, दूसरे भाव में 40 नंबर। जिसने सूत्र को गहरे से नहीं समझा वो समझ में फंस गया। आप जरूर देखना ऐसे व्यक्ति की कुंडली जिसके सेकंड हाउस में नंबर ज्यादा हो। वो तुम्हें कोई धनी आदमी नहीं दिखेगा कि वो बहुत ज्यादा अमीर आदमी है। हो सकता है जो बेचारा 24 नंबर लेके बैठा है उसके पास ज्यादा पैसा हो सकता है जो 25 नंबर लेके बैठा है उसके पास ज्यादा नंबर ज्यादा पैसा हो जो 40 लेके बैठा है उसके कंपैरिजन में। क्योंकि भाव का ज्यादा स्ट्रेंथफुल होना, सेकंड हाउस का ज्यादा स्ट्रेंथफुल होना, वो उसमें कोई कमी पैदा कर देगा। दूसरा भाव बोलने का होता है, या तो आदमी ज्यादा बोलने वाला होगा, बड़बोला होगा, उल्टा सीधा बोलने वाला, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कहता सारी चीज होंगी उसके साथ, ऐसा नहीं है, उनमें से कुछ एक होगा। सप्तम भाव, सेकंड हाउस खाना खाने का भी है। हो सकता है ज्यादा खाना खाने वाला हो सकता है उल्टा सीधा खाने वाला हो, ज्यादा ना खाता हो परंतु उल्टा सीधा खाता हो, जंक फूड खाता हो, किसी एडिक्शन का शिकार हो, कुछ भी हो सकता है। बट सेकंड हाउस के डिस्टर्ब होने से जो जो घटनाएं घट सकती हैं उनमें से कोई एक घटना उसके साथ रहेगी, जिसकी वजह से जो अमीर आदमी नहीं करते वो काम वो कर रहा होगा, जिसके कारण वो अमीर नहीं बन पाएगा। तो ये बिंदु प्रतीक हैं इस बात के कि भाव में बल कितना है। वो सूत्र ये था कि जो ग्रह तुम्हें बहुत सुंदर और बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जो आपकी कुंडली के लिए फेवरेबल प्लेनेट भी है, आपके लिए बढ़िया ग्रह भी है, और D1 और D9 दोनों में लग रहा है कि यार ये तो बलशाली हो गया, पर वो जिस भाव में बैठा है, जी। वो भाव जब तक बलशाली नहीं होगा, अगर वो भाव वीक होकर के बैठा हुआ है तो ग्रह उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, दो कुंडलियां ऐसी उठाइए जिसमें कर्क लगन की हो, दोनों दोनों जी। कर्क लगन की हो, जी। मंगल दोनों में ही पहले भाव में हो, और दोनों का ही मंगल नीच का हो गया, दोनों का ही नवमांश कुंडली में जाकर के मंगल उच्च के हो जाए, तो टेक्निकली हम क्या पाएंगे यार, मंगल का दोष तो खत्म हो गया, तो नीच का था वो नवमांश में जाके उच्च के हो गए या पावरफुल हो गए। किसी के पीछे से कुत्ता भौंक रहा है, भाई इसको बंद कराओ, मुझे वैसे ही कुत्तों से डर लगता है। कुत्ता चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य रूपी कुत्ता हो, दोनों से ही मुझे तो डर लगता है। तो क्योंकि ये डिस्टर्ब कर देता है क्लास को। तो दोनों ही में हमने सेम तरीके से मंगल को बल दे दिया, परंतु मंगल का दुष्परिणाम उस व्यक्ति को ज्यादा देखने को मिलेगा जिसके पहले भाव में 28 से कम नंबर होंगे, और दूसरे के जिसके 28 या 28 से ज्यादा नंबर है उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स उसका देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिकल ज्योतिष है। जब तक हम इन सूत्रों को बहुत गहराई से जाकर के नहीं समझेंगे तो ये फार्मूले आधे अधूरे की तरह हो जाए। और अभी तो बहुत से ट्विस्ट हैं, वो गुरु कृपा से मिलते हैं, गुरु सेवा से मिलते हैं। आजकल पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, और कोर्स खत्म होते होते दो चार लोग ऐसे होते हैं उनका मन करता है गुरु जी से लड़ ले।
वो जीवन में कभी भी ज्योतिषी नहीं बन सकते, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं। तो ये ज्योतिष एक साइंस भी है, ज्योतिष एक डिवाइननेस भी है, और ज्योतिष एक आर्ट भी है। ये तीन चीजों का एक ब्लेंड है। अगर हमें फार्मूले की और कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तो हम उतना ही आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। क्लियर हुआ बात? सिंपल। जी सर। हाँ, जी। तो ऐसे हाउस जिनको हम नहीं चाहते, 12वें भाव को बढ़ा के क्या करेंगे हैं? उसके लिए तो अच्छा होगा, वो कहेगा चलो विदेश भाग जाएंगे। पर वो जरूरी थोड़ी है वो विदेश ही ले जाएगा, वो हॉस्पिटल में ले जाके छोड़ दिया फिर क्या करेंगे? हम्म। लेकिन नाइन्थ हाउस क्यों सर? नाइन्थ हाउस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस है भगवान का आशीर्वाद। नाइन्थ हाउस है आपका भाग्य। नाइन्थ हाउस है पिता का स्टेटस। अब ये तुम्हारे पास पहले से ही ज्यादा आ गए तो इस जन्म में तुम्हारी इम्यूनिटी तो वैसे ही कमजोर हो गई, तुम्हें तो लड़ना ही नहीं पड़ रहा है। अब जिसके पास आगे से आगे सब कुछ होगा, थर्ड हाउस, तो उसका वैसे ही बेचारे का एक्टिव नहीं है, वो चीजों को अचीव अचीव कैसे करेगा? आप राहुल गांधी जी के नवम भाव में नंबर देखना। मैं नहीं बोलूंगा कितने नंबर, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है। आप जाकर के देखेंगे तो आपको पिक्चर समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ज्यादा इंटेलिजेंट है और राहुल गांधी जी कम इंटेलिजेंट है। प्रधानमंत्री बनने में या किसी चीज का चौधरी बनने में उसमें इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता है, बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता है। परंतु आपकी फाइटिंग कैपेसिटी कितनी है उस बात का बहुत ज्यादा रोल अदा होता है। अब जिसका नवम स्ट्रोंग होगा तो फाइटिंग कैपेसिटी कमजोर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब पिता, बड़ा पिता, उसके बेटे को तो ओवर प्रोटेक्टेड रहेगा। ओवर प्रोटेक्टेड बेटे के साथ बड़ी समस्या बाद में बनेगी जब वो बड़ा होगा। आपको जान के हैरानी होगी, उन बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप होती हैं जो अपने साथ वाले बच्चों के साथ, और वो बच्चे जो अलग जाति के, अलग धर्म के, अलग रंग रूप के बच्चों के साथ जो बच्चे खेलते हैं या यारी दोस्ती होती है, उन बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप होती है एज कंपेयर टू जो बच्चे सिर्फ घर में एक ही बच्चा बहुत अच्छा, वो बच्चा अच्छा नहीं है। माँ बाप को लग रहा है, माँ को लग रहा है टेंशन खत्म, तंग नहीं करेगा। बाप को लग रहा है ठीक है खर्चा नहीं होगा। पर वो बच्चे को जाने अनजाने में हम खत्म कर रहे हैं। जो बच्चे अपने बड़े परिवारों में खेलते हैं, बड़े दोस्तों के बीच में रहते हैं, क्योंकि उनका सोशल इंटरेक्शन उतना ही कम हो जाएगा। सिंगल बच्चा जो होता है, माँ बाप उसको सोशली भी जाने अनजाने में डिस्कनेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि उनको हमेशा यही लगा रहता है बच्चा पार्क में खेल रहा है पता नहीं चोट ना लग जाए, उसको ओवर प्रोटेक्टेड कर देते हैं। उस बच्चे को जीवन का अनुभव वो नहीं हो पाता। तो नाइन्थ हाउस का ज्यादा पावरफुल होना उसी प्रकार से है जैसे कि किसी इंसान को ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टेड कर दिया जाए, जिसको शुरू से ही डिसाइड हो जाए। राहुल जी के साथ एक ही तो समस्या हो गई कि बचपन से समझा दिया कि तू तो पैदा ही प्रधानमंत्री बनने के लिए हुआ है, तू बनेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा, उससे नीचे तो कुछ है ही नहीं, आप डिजर्व ही नहीं करते। अब उससे नीचे में बन नहीं रहा, पब्लिक बना नहीं रही। पब्लिक कह रही है अरे वाह तू तो ओवर प्रोटेक्टेड आदमी है। अब उसे पता ही नहीं, एक आदमी जो हिंदुस्तान के हर शहर में जाता है, हर जाति हर मजहब के साथ वहां बैठता है, जो चौकीदार से लेकर के उद्योगपति तक के माइंडसेट को समझता है, उसकी बेचारे का बस बैड लक इतना है कि उसकी फाइट ऐसे आदमी की साथ हो गई है जिसकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, और उसकी बेचारे की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। इम्यूनिटी केवल स्वास्थ्य में ही नहीं होती है, हमारे जीवन में भी इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। पूरी लाइफ में इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा रोल है। अब नवम भाव ज्यादा भाग्यशाली भाव,
कौन कहेगा यार, बताओ। ठीक है, अगले 20 साल भी अगले की सत्ता ना आए तो कौन सा गरीब हो जाएगा, या उसके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलेंगे, या मकान उसको बेचारे को 50 गज का मकान दे दिया जाएगा कि 2 BHK में रह तू, छोटे से में। ऐसा थोड़ी होने वाला है भाई। उसके पास तो जो है सो राम, जो है सो है, वो उसको कौन छीन लेगा। तो नवम भाव भी ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। इसलिए जो स्टोरियां लिखी जाती है ना, उसमें एक बात आती है, मेरे पिताजी एक गरीब आदमी थे, मेरे पिताजी क्लर्क थे, मेरे पिताजी मजदूर थे, होता ना। आ, बाकी लोग बाकी लोग क्या कहते हैं, ये अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जब जब मुकेश अंबानी का नाम आएगा, उससे पहले उसके पिता का नाम आएगा कि ये तो सल्तनत जो बनाई है, ये पिता ने बनाई है। कद छोटा हो गया। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट तो धीरू भाई है, वो सेकंड है। और वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन जाओ प्रेजेंट में, पर फिर भी कहेंगे हु इज द बॉस। बॉस बेशक नहीं है, यानी वो सिंगल नहीं बन सके। तो इसलिए नवम भाव का ज्यादा प्रोटेक्टेड होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। भगवान से हम इस जन्म में, भगवान के आशीर्वाद से इस जन्म में हम अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से हम अच्छे कर्म अपना करके अच्छे पुण्य क्रिएट करें, तो हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ता है और भगवान का आशीर्वाद भी बढ़ता है और अनुभव भी बढ़ता है। चलिए कुलकर्णी साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार गुरु जी। बताएं। हाँ सर, अश्रु पाठशाला के सब गुरुजनों को प्रणाम सर। अश्रु पाठशाला से बहुत सारी जानकारी हमें मिल रही है, इसलिए प्रभार आभार प्रकट करता हूँ। मेरा प्रश्न ये गोचर के बारे में है। शनि का और गुरुदेव का गोचर तो अहम माना जाता है। यदि राहु का भी, जातक की, हाँ, राहु का भी। ओके, राहु का भी करेक्ट सर। ये यदि जातक मकर राशि का है और मीन लग्न का है, जब भी गुरु धनुष में एंट्री करेगा, मेष तक रहेगा, तो शनि का प्रभाव तो उसके मन पे और तनु पे रहेगा ही। ये कैसे हम्म। एनालाइज करेंगे? पहली बात तो, अभी प्रतापशील जी का क्लास का कल डेमो हुआ है। जो लोग ज्योतिष के उन बिंदुओं को, प्रेडिक्टिव बिंदुओं को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, वो प्रताप जी के कोर्स में जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करें। क्योंकि मैं कई बार ऐसा फील करता हूं कि कुछ विषय, कुछ टॉपिक, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता होती है। और मैं जब कोर्स को पढ़ाता हूं तो कभी कभी अपनी तरफ से तो बड़ा विस्तार देने का प्रयास करता हूं, फिर भी लगता है कि कुछ और ज्यादा इसके अंदर वृद्धि होनी चाहिए थी। तो हमें वो टॉपिक के लिए हमें प्रतापशील जी के पास जाना चाहिए। प्रतापशील जी का जो आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन पार्ट 2 लेवल 2 आ रहा है, उसमें बहुत सारे चीजों को, कंसेप्ट्स को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। क्योंकि प्रतापशील जी बहुत लंबे समय से एस्ट्रो पाठशाला के साथ जुड़ करके कार्य भी कर रहे हैं। और उनकी एक खासियत है, रिटर्न वर्क उनका, वो राइटिंग
बहुत करते हैं, मेरे मैक्सिमम वीडियोस को भी देखते हैं, और मुझसे पर्सनली भी वो टॉपिक के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा साधन है कि जो लोग मेरे किसी कंसेप्ट से चूक जाते हैं तो वहां पर उनको एक और रिफाइननेस मिल जाती है और डिटेल स्टडी मिल जाती है। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि उसमें वो आ जाएं। अब जैसे कुलकर्णी साहब ने एक छोटा सा विषय गोचर का, गोचर कुलकर्णी साहब एक अपने आप में ही एक पूरा सब्जेक्ट है, ये एक लाइन में नहीं समझाया जा सकता। इसके कई बिंदु हैं, कोई एक बिंदु नहीं है। कि जो गोचर है वो लगन से भी देखा जाता है, वो अपने चंद्रमा यानी कि अपनी राशि से के रेफरेंस में भी देखा जाता है। तो जब लगन से हम उसको देख रहे हैं उसका क्या मतलब निकल रहा है, नंबर एक बात। जब हम चंद्रमा से देख रहे हैं तो उसका क्या मतलब निकल रहा है, दोनों में बहुत ज्यादा भिन्नता है। तीसरा बिंदु कि वह गोचर किस भाव को प्रॉब्लम में डाल रहा है। फिर क्या गोचर का इंपैक्ट किसी वर्ग कुंडली में हो सकता है, उस बात पर भी हमें विचार करना होता है। प्लस कभी कभी हम प्रेडिक्शंस के मामले में एडवांस टेक्निक का उपयोग करते हैं, जैसे आरूढ़ लगन हो गया, आरूढ़ लगन निकालना। आरूढ़ लगन के पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से क्या गोचर काम करता है कि नहीं करता है। तो गोचर केवल मात्र ये नहीं कि हमने ये लगा दिया कि धनु और मीन पर आ गए और शनि यहाँ आ गया और वो आ गया, वो टोटल कंफ्यूजन करने वाला रहेगा। तो मच बेटर है या तो आप प्रताप जी की क्लास में जाएं या इंतजार करें कभी मैं गोचर पढ़ाऊंगा तो उसमें एक लाइन में पढ़ाना और समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ शिवा। थैंक यू गुरु जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी मैं काफी जगह से पढ़ा हूँ, बट जो आपकी, अरे सच में आई स्वेयर, जो आपकी नॉलेज और आपका बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। आप बहुत क्लियरली अच्छे से पढ़ाते हो। शिवा, नॉलेज का तो पता नहीं, आप बोलने हाँ का जी। सही प्रयास करता रहता हूँ। गुरुजी आप बहुत अच्छा बोलते हो। धन्यवाद। अ, हाँ जी। गुरुजी मैंने आपके काफी सारे कोर्सेज लिए हैं, आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन, एडवांस, केपी वगैरह। गुरुजी मैं दो चीजें अभी तक नहीं सीख पाया हूँ। हम्म। पहला ये कि अगर एक ग्रह की दशा आ रही है, सपोज कि फोर्थ हाउस की दशा आ रही है, फिर फोर्थ हाउस की दशा आ रही है, उसमें प्रिडिक्ट कैसे करते हैं कि एक प्लैनेट फोर्थ में, अगर फोर्थ हाउस एक्टिव हुआ है, क्या उसकी एजुकेशन एजुकेशन चलो छोड़ो, कोई नहीं, अगर हम 18 साल से ऊपर कोई क्लाइंट है, क्या वो प्रॉपर्टी लेगा, क्या वो गाड़ी लेगा, या उसकी मदर की हेल्थ खराब होगी, क्या होगा, वो उसको एक नैरो डाउन कैसे करते हैं, मुझे वो समझ नहीं आया अभी तक। बस यही तो सीखना है, यही गुरुजी सीखना है। बताइए, आप यही इसका सीखना है। मार्गदर्शन कराइए। सबसे पहले तो शुरुआती स्टूडेंट को हाँ जी। सारी चीज लिख लेनी है जो जो चौथा भाव कर सकता है। हाँ जी। फिर हमने कारक के पास जाना है। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है चंद्रमा। चलो। चंद्रमा सारी चीज नहीं दिखाएगा, जो जो चौथे भाव से आ रही हैं वो सारी चीज नहीं दिखाएगा, वो मन और माँ दिखाएगा। हाँ जी। वो मन दिखाएगा और माँ दिखाएगा, हो गए नैरो साइड। चतुर्थ भी खराब है और चंद्रमा भी पीड़ित है, तो या ठीक तो है। मन को खराब करेगा या माँ को खराब करेगा। ठीक है। अब प्रॉपर्टी के मैटर में, अब प्रॉपर्टी के मैटर में प्रॉपर्टी देने वाले ग्रह के पास जाना पड़ेगा हमें। चतुर्थ भाव मंगल को तो को। कांस्टेंट रखना ही है। हाँ जी। तो अब वो बंदा कहता है जी मैं एक प्लॉट खरीदना चाहता हूँ और प्लॉट खरीदना है मुझे और मकान बनाना है, तो आपको मंगल ग्रह के पास जाना पड़ेगा। चतुर्थ तो वही है, जी चतुर्थ गुरुजी। प्रॉमिस दिखा रहा है, बट जी। क्या मंगल उसका ठीक है, तो वो डिसाइड कर देगा कि भाई इसको जमीन मिलेगी तो कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोनों ही चीजें डिसाइड कर देगा।
एक भाव को बाकी के बाकी 9 ग्रहों के रेफरेंस में देखना होता है। ठीक। अब बंदा कहता है मुझे तो अपार्टमेंट खरीदना है, या मुझे तो फ्लैट खरीदना है, या वो कह रहा है मुझे बना बनाया मकान खरीदना है, मुझे बनवाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसका मतलब आपको शनि देखना है। ठीक। पर वो कहता है मुझे तो घर बहुत बढ़िया लग्जरियस घर चाहिए, महंगा घर चाहिए, अच्छी सोसाइटी में चाहिए। तो आपको साथ में घर तो देखना है, शनि तो देखना है, बना बनाए देखने तो लिखते जाओ इसको क्या चाहिए, वो स्टेप बनते चले जाएंगे। आप शुक्र को देखो, आप चंद्रमा को देखो, तो सब आते चले जाएंगे, एक बाय वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, अब फिर सारा ले दे करके गेम स्ट्रेंथ पर आ जाएगा। उस ठीक। समय दशा में या गोचर में जिसकी ग्रह की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो चतुर्थ भाव के साथ मिलकर के परिणाम देगा, वो परिणाम देगा, बाकी चीज परिणाम नहीं दे पाएगी। तो हम नैरो हो गए, और नैरो होना ठीक। है। हाँ जी। डी हाँ 16 जी। चार्ट में चले जाइए, षोडशांश कुंडली में चले जाइए। ठीक। अब उसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के देखें भाई ये क्या करेगा। चतुर्थ भाव तो वाहन भी है, गाड़ी भी है, लग्जरी भी है, तो गाड़ी देगा कि नहीं देगा। D16 चार्ट जी। उसमें आपको क्लियरली समझा देगा। मकान देगा कि नहीं देगा, D16 चार्ट आपको बड़े आसानी से समझा देगा। ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई मेरे को चतुर्थ भाव को भी हमने माइक्रोस्कोप लेवल पे जाकर के देख लिया, वो उस समय क्या दिखा रहा है, उस समय उसकी क्या स्ट्रेंथ है। जो दशा चल रही है वो D16 चार्ट के अंदर वही दशा का जो ग्रह है ऐसे कब से बोल रही हूँ मैं, निकालना है, निकालने हैं। ये कैसे जो है रिजल्ट आएंगे, वो चीज देखना पड़ेगा। तो नैरो डाउन तो होती चली जाएगी चीजें। ठीक है। इसका होना तो चाहिए कि फ्लो चार्ट बनना चाहिए। ठीक। दिल तो बड़ा करता कि भी मैं फ्लो चार्ट बना बना के दिखाऊं एक चीज का, पर क्या है गुरु जी, कि दर्शकों अगर दर्शकों को और स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो कहते बस एक ही चीज बताई और उसमें भी इतना टाइम लग गया। एक सीन, चीज को फाइंड आउट करने में भी ये टाइम टेकन प्रोसेस है। इस चीज को हमें हाँ समझ जी। लेना चाहिए। ज्योतिष में जी। ये नहीं कि साहब ये देखा और बोल दिया बेधड़क होकर के। वो उनका कॉन्फिडेंस तो हो सकता है, पर ज्ञान नहीं हो सकता, उसमें गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो जी। प्रॉपर स्टेप सीखना बहुत जरूरी है। जी। और गुरु जी, वो भी एक चीज सीखना है पूछनी कौन थी। सी दशाएं ज्यादा अच्छी काम करती हैं, किस हाँ जी। मामले में कौन सी दशा काम करती है। हाँ जी। विषोत्तरी दशाएं किस मामले में बहुत अच्छा बताती हैं, है ना। दूसरी जो अन्य दशाएं हैं, योगिनी दशाएं हमें किस हाँ क्षेत्र जी। में बहुत अच्छा बता सकती हैं। अन्य दशाएं जो है वो किस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा बता सकती हैं। तो ठीक। फिर ये चीज समझ। और गुरु जी, अगर जैसे अगर कोई भाव पीड़ित होता है, हाँ। तो मैंने काफी बारी कुंडलियों में देखा है कि भाव से रिलेटेड क्लाइंट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो उस भाव में साइन आ रहा होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। हम्म। तो ये चीज फाइंड आउट कैसे करते हैं कि भाव पीड़ित हो रहा है या साइन भी पीड़ित हो रहा साइन कैसे पीड़ित होगा, साइन है? फिक्स्ड है। जैसे मेरे पास एक चार्ट था, मैं आपको वैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उस उनका अष्टमेश, उनका मकर लगन था, अष्टमेश गया था सूर्य लगन में। हम्म। उनको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सन उनको घुटने का ट्रबल आया था। एट्थ हम्म। लॉर्ड इन द कैप्रिकॉन। पहली बात तो समझो, साइन का काम है किसी ग्रह को बल देने का या बल छीन लेने का। वो खुद कैसे कमजोर होगा, वो तो रिमोट ठीक है गुरु जी। कंट्रोलर है वो तो। अगर मान लीजिए मेष ठीक। राशि है, उसमें शनि आ गए, तो हमने कह दिया नीच के हो गए। जी। तो नीच के क्यों हुए, क्योंकि मेष राशि में आ गए। मेष राशि के पास वो बल है, वो ताकत है कि वो शनि की एनर्जी को बिल्कुल डाउन कर सकती है। वहीं ठीक। पर सूरज अगर मेष राशि में आ गए, तो सूरज राशि के पास बल है, उसका कंट्रोल है कि वो सूर्य को सुप्रीम पावर दे सकता है।
जी गुरुजी। तो जॉडिक साइन जो है वो तो कंट्रोलर है, इसीलिए मैं जॉडिक साइन को बोलता हूं ये हमारे कार्मिक रिकॉर्डर हैं। इन्होंने हमारे कर्मास को रिकॉर्ड किया हुआ है और ये फिक्स्ड हैं। जी ठीक है ना। ये हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। बॉडी में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जिसमें जी एनर्जी स्टोर्ड रहती है, जी तो वो है। वो कमजोर कैसे हो जाएगा? वो तो दूसरों को कमजोर या बल देने का काम कर रहा है, वो खुद जी कमजोर नहीं होता है। आप ये कहें कि फला ग्रह है फलानी राशि में गया तो वो खुद कमजोर हो गया, जिससे ये प्रॉब्लम आई। जी। बिल्कुल। चलिए, गुरुजी, एक जैसे ग्रह एक्सचेंज औरों को होता भी है। देखना है शिवा, औरों को भी देखना है बाबू, नहीं नहीं, आज बस बस कईयों के एक लेने। छोटा सा, हाँ, बस जल्दी बस बोलो। एक छोटा सा क्वेश्चन है। ग्रहों की एक्सचेंज को कैसे देखते हैं? क्या उनको वापस उनके साइन में रखते जाते हैं, या फिर जहां पे हुआ है उनको वहीं से देखा जाता है? पहले तो ये देखना पड़ता है कि जो एक्सचेंज हुआ ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। हर ठीक है। एक्सचेंज अच्छा नहीं होता। जी गुरु जी। एक्सचेंज जो होता है वही अच्छा माना जाता है जिसमें ग्रह एक दूसरे के साथी बन जाए, एक दूसरे को मित्र। सपोर्ट दे पाए। ठीक है। एक्सचेंज वही अच्छा माना जाता है। वो एक तरफा एक्सचेंज कभी भी अच्छा नहीं होता है। एक तरफा एक्सचेंज का मतलब होता है एक को फायदा हो जाए और एक को नुकसान हो जाए। जी वो एक्सचेंज कभी भी अच्छे नहीं माने जाते। जैसे लगन का स्वामी 12वें में चला जाए, 12वें का स्वामी लगन में आ जाए। लगन में आ जाओ। अब इसमें ये जो एक्सचेंज है ये अच्छा एक्सचेंज नहीं हुआ। जी गुरु जी। और लगन का स्वामी दसम में आ जाए, दसम का स्वामी लगन में हो जाए, या ये लगन का अच्छा। स्वामी पंचम में चला जाए, पंचम का स्वामी लगन में चला जाए, ये अच्छा है। ये अच्छा हो गया है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चाहता है इस जीवन में कि मुझे सिर्फ मिल जाए जी पर मैं किसी को ना दूं, वो वन साइडेड एक्सचेंज है और ये जी गुरु कभी जी। भी अच्छा नहीं होता। जी कुछ गुरु जी। लोग जैसे सोचते हैं अरे हम YouTube देख करके ना ज्योतिष सीख लेंगे, उससे क्या होगा। नहीं, यूट्यूब भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हम भी आज हाँ, हैं तो यूट्यूब के कारण है। नहीं जी तो हम तो भाई आ, दिल्ली गुड़गांव और फरीदाबाद को ही पढ़ा रहे थे, जी सिखा गुरु रहे जी। थे। क्लासेस तो 20 साल से चल रही हैं, पर हमें हाँ जी। कौन जानता था। हमें तो गुड़गांव का आदमी, दिल्ली का यही जानेंगे। हमें जी ऋषिकेश में बैठा हुआ आदमी या हैदराबाद में बैठा हुआ आदमी थोड़ी जानेगा। ये यूट्यूब की बदौलत है। बट यूट्यूब में आपने देख लिया, पर उस व्यक्ति से नॉलेज भी ली और आपने उस नॉलेज को एक्नॉलेज भी किया, जी पर ये वन साइडेड हो गया। आपने उस जी व्यक्ति के लिए क्या किया? क्या आपने उसकी तारीफ में 2 शब्द लिखे? जी भाई और कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है यार इस आदमी की तो फीस ज्यादा है या इसकी कोर्स की फीस ज्यादा है, उसकी तारीफ लिख दो, उसको अप्रिशिएट करो। भाई बिल्कुल। कुछ तो करो। वो हमारे एक बुद्ध की कथा है, वो कहते हैं कुछ नहीं दे सकते तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो दे सकते हो। कुछ बिल्कुल। तो लौटाओ उसको बेचारे को, ताकि एक्सचेंज कुछ तो हो। जी अच्छी चीज का एक्सचेंज अच्छे से होगा तो दोनों पार्टी खुश रहेगी। हमेशा ध्यान रखना, जो कहे मैं लेता रहा हूं वो जीवन में कभी प्रोग्रेस नहीं करेगा। जिस दिन भी उसके जीवन में कोई संकट आके खड़ा हो गया उसकी कोई मदद नहीं करेगा। और जो देने में और लेने में दोनों में बिलीव करता हो बराबर का, वो जीवन में आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो इस चीज में बिलीव करता हो कि दूंगा ज्यादा लूंगा कम, उसको कोई हरा नहीं सकता। जी आपको इस संसार में लोगों को लौटाना ही होगा, जी इस गुरु जी। दुनिया को देना ही होगा। अगर जी हम सोचे ये यूनिवर्स इसलिए कि सिर्फ हमें देगा और हम यूनिवर्स को कुछ भी वापस नहीं करेंगे, आपकी जी एनर्जी रुक जाएगी, स्टक कर जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो जी सिद्धांत के अनुसार ही फंस जाओगे। और जो पूरी ज्योतिष की फिलॉसफी इसी बात पर डिपेंड करती है। मुद्दा ये नहीं कि जी आपका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, मुद्दा ये है कि जो ग्रह खराब बैठा हुआ है उससे रिलेटेड चीजों को ज्यादा बांटना है, ज्यादा देना है।
जी और गुरु जो जी। प्लेनेट अच्छा है उसको संजो के रखना है, उसकी केयर करनी है, उसको बर्बाद नहीं होने देना। यही जी फिलॉसफी है ज्योतिष की। ज्योतिष जीवन बदलने का विज्ञान है। ये उपाय से पेन किलर लगा के इंजेक्शन उसको ठीक कर देना मात्र, और थोड़े समय के लिए भूल जा, वाह वाह मजा आ गया, बस इस सांप के पास गए थे, 7 बार नारियल वारा और काम बन गया। वो जस्ट एक पेन किलर था, क्योंकि तुम साइकोलॉजिकल रूप से बड़े कमजोर हो और तुम नहीं सहन कर पा रहे कि ये बाधा मेरे सामने क्यों आ रही है। वसी साहब ने थोड़ा सा इंजेक्शन लगाया, थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दिया, बट उससे कर्मा सोल्व नहीं हुआ है। बदलने से, परिवर्तन करने से चीजें सॉर्ट आउट होंगी। वो ज्ञान तो लेना पड़ेगा, नहीं बात गुरु जी, बनेगी। आपसे डिविजनल चार्ट सीखने हैं, वो अभी आप अभी लाएंगे कोर्स? करवाया है शिवा, हमारे यूट्यूब, हमारे ऐप के अंदर डिविजनल चार्ट कोर्स पड़ा हुआ है। वहां जा ठीक है करके गुरु जी। आप ले लो और संडे की क्लास अटेंड करो, यही सबसे बेस्ट जी गुरु जी। गुरु जी, अब वैसे जाते जाते बस आप एक यस और नो में आंसर कर देना, आप ग्रह मैत्री यूज करते हो प्रिडिक्शन में? है। देखो यार, सच बताऊं तो मैं, अब इतनी थ्योरियां दिमाग में घूमती रहती हैं, वो जी। ग्रह मैत्री का जिस्ट हम वैसे ही निकाल देते हैं। पर अगर पूछो मैं हूबहू निकालता हूँ कि नहीं निकालता, तो नहीं निकालता हूँ। आप है नहीं, ना? मतलब इतनी यूजफुल नहीं है ना ग्रह मैत्री? नहीं अपने जो भी नया स्टूडेंट होता है उसको ग्रह मैत्री सीखना जरूरी जी गुरु जी। है। बिना उसके, देखो बिना स्टेप्स के तो ऊपर पाना जी बहुत मुश्किल है ना। जी। वो चीज ठीक नहीं है। नमस्कार गुरु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गुरु जी। शुभ अभिषेक। सर ग्रह मैत्री काम करती है वैसे? क्या चीज? ग्रह मैत्री काम करती है? किसका प्रश्न है, अभिषेक जी का? नहीं नहीं, सर मेरा है देव देव जैन। सर नमस्कार। अभी मैं जब, देवजैन अपने हैंड रेज करके रखना है, नीचे साइन होगा, मैं फिर बुलाऊं? मैंने नहीं अभी वो उनका अभिषेक को बोला है, प्रश्न। हाँ। अभिषेक को बोला है। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन था सर, पास्ट लाइफ का कार्मिक डेट जो है किस डिविजनल चार्ट से देखते हैं सर? क्या और चीज फैमिली बताया? पास्ट लाइफ पास्ट लाइफ का कार्मिक डेट जो है किस हाँ, डिविजनल चार्ट से वो देखते हैं वो सर? कई चार्ट से देखा जाता है। हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि पास्ट लाइफ का कर्मा का कौन सा डेट देख रहे हैं हम। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे उपासना खंड के अंदर कि हम पाठ पूजा करे जा रहे हैं, 10 साल हो गए मंदिर जा रहे हैं, 20 साल हो गए मंत्र जाप कर रहे हैं, 25 साल हो गए गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, परंतु कोई एहसास नहीं हो रहा, कोई अनुभव नहीं हो रहा, किसी प्रकार की कोई क्रिएटिविटी नहीं आ रही, किसी प्रकार के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो ये कौन सा दोष है जिसकी वजह से हमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं मिल रहा? कौन से पास्ट कर्मा की वजह से नहीं मिल रहा? तो हमें डिविजनल चार्ट विशांश कुंडली में जाना पड़ेगा। अगर हमने बीमारियों के पास्ट लाइफ के बारे में देख रहे हैं तो D30 में चार्ट में जाना पड़ जाएगा कि हमारे जीवन में इतना भयंकर रोग आता क्यों है, ये उल्टी सीधी बीमारी हमारे भाग्य में क्यों लिखी हुई है, या ये बहुत ज्यादा कहते हैं मानसिक कष्ट, इमोशनल कष्ट, ये इतना भयंकर रूप में क्यों आ रहे हैं? छोटा मोटा तो चलो लाइफ का एक पार्ट है, तो D30 चार्ट पे जाना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग कार्मा का अलग अलग डिविजनल चार्ट से देखना पड़ता है। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि फैमिली को देखते समय, सपोज कि अगर फैमिली के मेंबर्स को देखना है कि हम्म फैमिली का कौन सा क्या क्या, क्या पास्ट लाइफ कर्मा का क्या था और हमारा क्या है, और वो उसको डी कैसे हम इम्प्रूव वो कर सकते D1 में भी पता चल जाता है, वो D12 में भी पता चल जाता है। हैं D1 के 12 हाउस से? 12 हाउस से नहीं, D12 से, द्वादश कुंडली से। हाँ नहीं सर, D1 का 12th भाव भी जो है प्लस राहु केतु शनि, ये मैं कहीं पढ़ रहा था, तो वही मैंने सोचा आपसे एक बार कंफर्म नहीं, कर वो लूं। पढ़ते रहो आप, देखो किसी क्या पढ़ के आ गए वो तो मैं नहीं समझा सकता। D12 सर, वो आपने कहा कि D12 को हाँ जो है हाँ हाँ। D12 ठीक सर, थैंक यू। हाँ, हो सकता है मेरी टेक्निक और हमारे जो सीखा हुआ, जो मैंने खुद ने जो सीखा है वो डिफरेंट हो सकता है। ज्योतिष में बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी टेक्निक अच्छी है, मैं ये भी नहीं कहता जो दूसरी टेक्निक सीख रहे हो वो खराब है। बस ये है सर कि मैं दूसरे पे नहीं बात आपकी कर टेक सकता। आपकी टेक्निक का सर कोई सानी नहीं है, इसलिए जो भी नहीं नहीं। सीखा मैंने सर आपसे सीखा है, तो आपका सिखाने का तरीका भी सर बहुत ही बढ़िया है। जी जी जी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, हरीश जी।
छोटी सी बात कहना चाहूंगा सर। जी जी। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मैंने बड़े मतलब कि सही में उनका नाम है देश दुनिया में। नाम मैं नहीं लूंगा, आप शायद समझ जाइएगा या बाकी लोग। वो केवल पास्ट लाइफ कर्मा एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन करते हैं। ठीक है। और उनकी फीस, मैं देख रहा था, उनकी फीस है 25,000 रुपये। ठीक है। पता नहीं पास्ट लाइफ कर्मा में वो क्या बताते हैं या नहीं बताते हैं। और सर, तो पास्ट लाइफ कर्मा मान लीजिए मुझे अगर पता चल गया, हम्म। तो अब उसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं। जी। 55 साल की उम्र में अगर मुझे पास्ट लाइफ कर्मा के बारे में पता चला कि भाई हम्म। मैं किसी की हत्या की थी या किसी के साथ व्यभिचार किया था, इसलिए मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हम्म। अब आ रही है, हम्म। तो क्या इसको केवल दान पुण्य मंत्र जाप से कुछ हम कितने हद तक इसकी रेमेडी कर सकते हैं, या अब जो करेंगे वो आगे आने वाले जन्मों के लिए बेहतर होगा? देखिए प्रताप जी, ऐसा है। पहली चीज तो जो आपने लास्ट लाइन बोली कि जो जी। अब हम कर रहे हैं हाँ। उसका परिणाम हमें कब प्राप्त होगा। जो भी हम प्रेजेंट में करते हैं उसका परिणाम हमें कुछ हद तक प्रेजेंट में ही प्राप्त होता है, जी। और कुछ हद तक हमें आगे जाकर के परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि भविष्य में। अब भविष्य का जो परिभाषा है वो बहुत विस्तृत है। भविष्य तो 2 साल बाद भी है, भविष्य तो 5 साल बाद भी है, और भविष्य 50 साल बाद भी है, और भविष्य तो मरने के बाद भी है। वो तो लंबा है मामला। जी। पर जो क्रियामान कर्म है, क्रियामान में ना जो प्रेजेंट में हम कर्म कर रहे हैं उसका दो जगह इम्पैक्ट होता है, प्रेजेंट में भी होता है। जैसे अगर हम अभी प्राणायाम करने बैठ जाएं, अनुलोम विलोम करने बैठ जाएं, अगर हमें स्ट्रेस है तो विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट्स वी विल फील सो रिलैक्स्ड। ये हमें प्रेजेंट में आ गया, कि हमें प्रेजेंट में ही उसका रिजल्ट ये मिला कि हम अभी रिलैक्स हो गए। अब हम इसको कहते हैं कि इसको हम एक आदत का पार्ट बनाएंगे, इसको हम डेली करेंगे, इस क्रियामान कर्म को जो हम प्रेजेंट में डेली करते रहते हैं भविष्य तक। अब डेफिनेटली बात है कि वो जो पीछे से जो हमारा स्ट्रेस चला रहा है, जो कि 50 दिन पुराना है, 100 दिन पुराना है, 500 दिन पुराना है, 10 साल पुराना है, पर अगर हम डेली उसको रिपीटेड मात्रा में कर रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में और सही तरीके से कर रहे हैं, तो पीछे की चली हुई बीमारी भी दूर होगी। यानी कि वो पास्ट को भी काट रही है। प्रेजेंट का किया हुआ अच्छा कर्म पास्ट को भी कमजोर करता है, वो प्रेजेंट को भी ठीक बनाता है, और फ्यूचर के लिए भी रास्ता खोल देता है। पूरी की पूरी पावर जो है ना वो कर्म के हाथ में है। टोटल कर्म के हाथ में, मतलब वो जो चाबी है ना वो तो कर्म के हाथ में रहेगी। उसको जैसे मर्जी घुमा लो और जैसे मर्जी समझ लो। हम्म। सोए हुए लोगों के लिए उपाय होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोए हुए लोगों के लिए उपाय होते हैं, जागे हुए लोगों के लिए उपाय नहीं, गुरु का ज्ञान होता है। क्योंकि वो जो जागा हुआ है वो ही व्यक्ति गुरु के ज्ञान को एक्सेप्ट कर पाता है, वो उसकी डेप्थ को समझ पाता है। ये तो नहीं तो सोया हुआ व्यक्ति कैसा होता है, अक्सर मैं कहानी सुनाता हूँ, कंजूस आदमी था और वो डूबने लगा और उसने भगवान से कहा कि भगवान देख ले, अब की बार बचा ले, मैं 500 किलो लड्डू बंटवा दूंगा। फिर वो जब देखा थोड़ा थोड़ा तूफान कम हो रहा है, फिर वो थोड़ा थोड़ा डाउन आता आता जब वो किनारे पर पहुंचने लगा, बोला मालिक कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, तूफान तो अपने आप भी कम होना ही था, ये तो चलो मैं ही बोले जा रहा था, मैं ही बड़बड़ा रहा था, इसके बड़बड़ाने से होगा क्या है, इसने तो रुकना ही रुकना था। फिर भी चलो वादा कुछ तो किया है मैंने, 1 किलो लड्डू में चलो अपना काम सेट करते हैं इस चीज को। और बाद में देखा मैंने कितना बच का बच गया और लड्डू भी बचा लिए। तो जो ज्यादा समझदार आदमी होते हैं ये होते हैं सोए हुए लोग। जागे हुए लोग जानते हैं कि हमने अपने गुरु को क्या प्रॉमिस किया है,
कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियसली हमने क्या प्रॉमिस किया है, इसलिए वो जो भी करते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं। आप कॉन्शियसली पाप भी करोगे तो उसमें भी बच जाओगे। पाप करने का प्रयास भी आप कॉन्शियसली करोगे तो कहीं ना कहीं एक ताकत आपको उस पाप से बचा ले जाएगी, परंतु अनकॉन्शियसली जो भी करोगे उसके लिए कोई क्षमा नहीं, उसका कहीं बचाव नहीं है। इसलिए कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जागा हुआ व्यक्ति समझता है कि मैंने किसी आदमी से प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस की कीमत क्या है, मैंने भगवान के मंदिर में जाके बोल दिया गलती से या अच्छे तरीके से कि मैं ये करूंगा, उसकी पावर क्या है। और मैं गुरु के सामने जाके खड़ा होकर के मैं बोला गुरु जी मैं ये कर दूंगा, मैं गुरु जी वो कर दूंगा, तो गुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ना। गुरु तो उस भरोसे पे ना पहले बैठा था ना आज भरोसे पे बैठा है कि तू कुछ करेगा तो कुछ होगा। गुरु तो एक जोडिक साइन की तरह है, वो तो कंट्रोलर है, वो तो या तो पावर आपकी कम कर सकता है या आपकी पावर बढ़ा सकता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जी आप गुरु जी को 1 किलो लड्डू दे आए तो गुरु जी खाए ना खाए उसका भी भरोसा नहीं, हाँ, ना वो इस भरोसे पे बैठे थे कि सामने वाला 1 किलो लड्डू लेके आएगा, नहीं लेके आए तो उसको फर्क पड़ा नहीं, और 1 किलो की जगह 5 किलो लड्डू ले आए तो गुरु ने कोई खुश होना नहीं, गुरु कहेगा लड्डू लड्डू खाता तो मैं हूं नहीं, ले आया चलो इनको बांट दो। तो बस ये उसी तरीके से होता है प्रताप जी। और बाकी अच्छा आइडिया दिया कि पास्ट लाइफ से बताने से 25,000 रुपये मिलते हैं, आपने एक अच्छा आइडिया दिया। अब वो कला मैं मेरे पास तो नहीं है खैर। अलग से बताऊंगा सर, अलग से बात करूंगा कि कौन है। नहीं ये आइडिया दे रहे हो या ये बिगाड़ने का काम करोगे? जो समझिए सर। चलो बहुत बढ़िया, कभी कभी हंसी मजाक भी होना चाहिए। और हाँ कोई रीज उन्होंने है। कभी किसी तरह का नॉर्मल कंसल्टेशन नहीं किया। फॉर लास्ट फ्यू इयर्स वो पास्ट लाइफ कर्मा का कंसल्टेशन कर रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा, समझदार लोगों के लिए भी तो इलाज चाहिए ना। हालांकि सर समझ उन्होंने ज्योतिष के लिए बहुत योगदान किया है, बहुत। नहीं, समझदार लोगों के लिए भी कंसल्टेशन होनी चाहिए ना भाई। जी सर ये सारे न्यू बेचारे बिजनेस आर्म है। सामान्य लोगों के लिए कंसल्टेशन से क्या फायदा, समझदारों के लिए भी होनी चाहिए। सही तो बात। समझदारों के लिए जो कंसल्टेशन होती है वो पास्ट लाइफ की ही होती है। पास्ट लाइफ की होती है। ठीक है सर, ठीक है चलो प्रणाम। ठीक है। आप अम, हरी जी। गुरुदेव प्रणाम। मेरा सवाल एक्चुअली वर्षफल से रिलेटेड है, मोर स्पेसिफिकली जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जब खाली घर होते हैं तो हम लोग सूर्य की हेल्प के थ्रू हम लोग खाली घरों को देखते हैं। तो वर्षफल में जो खाली घर होते हैं उस टाइम पे प्रेजेंट में नहीं ये अम, लाल लाल किताब की बात कर रहे हो कि वैदिक ज्योतिष की? जी जी, लाल किताब की, लाल लाल किताब किताब में वर्षफल। प्रश्न दोबारा बोले। जो वर्षफल में जैसे आपने लास्ट क्लास में सिखाया था कि हाँ खाली हाँ। घर का रेफरेंस पॉइंट सन होता है, सूर्य होता है, हम्म। और उससे हम लोग फिगर आउट करते हैं कि कौन से हाउसेस में क्या क्या कौन से आएगा। महीने में, नहीं नहीं कौन सा महीना, ओ- सूर्य जिस भाव में बैठेगा वो महीना कौन सा महीना है, ओके। फॉर उसका मतलब एग्जाम्पल ये है। अगर ओके फॉर एग्जाम्पल अगर ये मई जून में है सूर्य, हाँ हाँ। और जैसे 9 घर हैं तो 3 घर तो यानी सेकंड हाउस में आप, ऑटोमेटिक। सेकंड हाउस में हो गया, इसका मतलब आप ये कह रहे जी हैं। तो इसका जी जी, मतलब सेकंड ये है हाउस में कि हो। जो भाव खाली हैं उसके परिणाम मई जून में आने के सबसे ज्यादा है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी वर्षफल में थर्ड हाउस एम्प्टी है, फोर्थ हाउस एम्प्टी है, और एट और नाइन्थ हाउस एम्प्टी है। तो अगर हम्म। ये सारे जो हाउसेस हम सेकंड मई जून में देखेंगे, इज दैट राइट? मई जून में आने की संभावना, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी शब्द बोलना है वो संभावना बोलना है कि ओके, उसकी संभावना है। क्योंकि ये संभावना इसलिए हमें बोलना पड़ता है कि अभी जो पर्सन है वो बड़ा स्टेटिक पर्सन है। स्टेटिक का दैट्स मतलब राइट, ये हुआ कि भाई हम स्टैटिक। सिर्फ ये देख रहे हैं कि सेकंड हाउस सूर्य, बट हम ये नहीं देख रहे कि शनि किस भाव को दृष्टि दे रहा है, हम ये भी नहीं देख रहे कि गुरु किस भाव को दृष्टि दे रहा है, हम ये भी नहीं देख रहे कि इन भावों पे किसकी दृष्टि है या किसका संबंध है, किसी भी कारण से संबंध है, या उस भाव के जो मालिक ग्रह हैं उनके खुद के हालात कैसे हैं, वो भाव रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। अब सप्तम भाव मान लो खाली हुआ है, पर सप्तम भाव तो बुध और शुक्र से चलायमान है, बुध और दैट्स शुक्र राइट। के खुद के हालात खराब हैं, और हम कह रहे हैं कि भी सप्तम भाव का रिजल्ट आ जाएगा, तो वो तो गलत गलत हो गई बात, सप्तम भाव रिजल्ट ही नहीं दे रहा है।
क्योंकि उसके तो खुद करेक्ट के मालिक जो हैं गड़बड़ चल रहे हैं। तो करेक्ट। हमने और देखा यार थोड़ा सा मई जून में भी हमें रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वर्ष फल में शुक्र अच्छा नहीं चल रहा था। तो सप्तम का रिजल्ट कैसे आएगा? जबकि सप्तम तो खाली पड़ा हुआ है। हम्म, इसका दैट्स मतलब राइट। ये। ओके, अगर इसी एग्जाम्पल जो आपने अभी बताया, अगर हम शनि, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हमेशा सिखाया था कि शनि इज द कड़ी बिटवीन शुक्र एंड बुध, तो शनि को अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो अम, उसमें रिजल्ट्स हम लोग उसके इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? शनि को तो इंक्लूड इसलिए करना पड़ता है कि गृहस्थी के जीवन को चलाने के लिए शनि यानी कि धन को कमाने का ज्ञान। क्योंकि गृहस्थी चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, मेटेरियलिस्टिक चीजों की आवश्यकता है, घर को जी चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। अब उसमें शेल्टर होम मतलब घर देना, घर प्रोवाइड करना, अपनी पत्नी को और बच्चों को घर प्रोवाइड करना, ये पर घर तो आएगा शनि से आएगा। दैट्स राइट, समझ धन गया। कमाने की कला, धन कमाने की कला एक होती है, बोलने की कला एक होती है, धन कमाने की कला। बोलने की कला बुध से आएगी, पर धन कमाने की कला तो शनि देगा। शनि जो धैर्य देता है, जो कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क को दिखाता है, मतलब डेली काम करना है, कमाना है, ये नहीं कि एक दिन कमा लिया, सेम 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 सेम, डेली करना है हमने। ऐसे नहीं यार समझ पांच गया। लाख कमा लिया, अब छुट्टी 5 महीने छुट्टी, यार हमने तो लाख रुपए का टारगेट रखा था, 5 महीने कुछ नहीं करेंगे। 5 महीने क्यों नहीं करेंगे? एक व्यापारी आदमी, एक अमीर आदमी, एक समझदार आदमी जब तक जीवित रहता है, जब तक अर्निंग करता है, कभी ये नहीं दिमाग लगाता कि यार चल बहुत हो गया, छोड़ो यार, बात खत्म। जिस दिन भी वो कह देगा बहुत हो गया खत्म, इसका मतलब वो कह रहा है मेरे अंदर वैराग्य आ गया है। दैट्स राइट। और वैराग्य का मतलब केवल और केवल धन छोड़ना नहीं होता, फिर वो घर लेजीनेस भी हो परिवार जाती है। छोड़ना भी होता है। यानी जी कि वैराग्य शनि इसका कारक है। कारक का मतलब ये नहीं कि जब शनि बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, तो वैराग्य देगा, नहीं, वो नहीं देगा। शनि का इम्पैक्ट जब अलग वे तरीके से होता है तो वैराग्य जाग जाता है, तो वो घर परिवार ही छोड़ने की बात करने लग जाता है, जगह हम्म छोड़ता है, अपना शेल्टर यानी कि घर छोड़ता है, जो उसने क्रिएट किया है वो उसको छोड़ता है, जो उसने मेहनत से कमाया वो उसको छोड़ता है, बहुत सी चीजों को छोड़ने लग जाता है। एक ही ग्रह जो जिस चीज को पकड़ता है वो उन्हीं चीजों को छुड़वाता है, ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम्म सूरज यश मान सम्मान का ग्रह है तो बदनामी का ग्रह भी सूरज ही बनता है, जिम्मेवार वही बनता है। शनि धन को संग्रह करवाना वाला बनता है, धन को इकट्ठा कराने का ज्ञान देता है, तो धन छोड़ने का और घर बार छोड़ने का भी ज्ञान शनि ही देता है। तो जो ग्रह जो चीज का करता है वो उसी को अकर्ता भी वही बनता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन गुरुदेव, आपकी जो रियली आई मीन जो आपने अभी पास्ट लाइफ कर्मास के बारे में बताया, आई डोंट थिंक कितने भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरी रिसर्च बहुत लिमिटेड है, बट वट एवर हियर बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन करते हैं गुरुदेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरीश जी, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। डॉक्टर समिता शर्मा। सर आपको इतना प्रणाम। जो हरीश जी ने कहा मैं उसी को आगे कहूंगी, ये तो आपकी ह्यूमिलिटी है सर। मैं आपको क्या बताऊं, मैं भी कुछ ऐसा बार बार बोलती रही हूँ। पता नहीं कैसे अद्भुत एस्ट्रो एस्ट्रो पाठशाला से जुड़ गई। सर मेरे पास इतने रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, और अभी मैंने रिसेंटली फर्स्ट टाइम प्रतापशील जी सर का आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन का, इतना अभूतपूर्व कोर्स है वो। पर शायद आगे मैं नहीं कर पाऊँ बिकॉज मेरा व्यवसाय ऐसा है। लेकिन मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, और मेरी कुछ भी हाथ पैर मारने के बावजूद भी कोई नॉलेज नहीं थी जो उसमें क्लैरिटी होती है बार बार। आपकी सर सुबह की जो ये जुड़ती हूँ, मैं समय नहीं वेस्ट करूंगी, और मेरे पास तो मैं बहुत छोटी हूँ, मैं क्या बोलूँ और क्या पूछूं। इतना गजब का ज्ञान है आपका। इसको सुनते जाने पे अब ऐसा लगता है कोई डिस्कोर्स सुन रहे हो सर। अमेजिंग सर, बस आपको बहुत प्रणाम, दिल से प्रणाम करती हूँ सर। प्रणाम बहुत प्रणाम। बहुत बहुत। अनिल शर्मा जी। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, मेरा सवाल था कि हम चार्ट में एकदम के लिए कौन सा ग्रह देखते है जी।
किसी भी चार्ट में रेंटल इनकम के लिए कौन सा ग्रह देखते हैं, कौन सा तो प्लेनेट को देखते हैं? चौथा ही आएगा। चौथा चंद्र ही आएगा। भाई रेंटल इनकम और किससे आएगी? प्रॉपर्टी से आएगी, हाँ जी, बिल्कुल जी, और प्रॉपर्टी चौथा भाव देगा। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं प्रॉपर्टी आप से सर। इनकम भी जो देगा उसमें चौथे भाव का इन्वॉल्वमेंट है। प्लस और- हमें ये देखना पड़ेगा सेकंड हाउस, क्योंकि प्रॉपर्टी से लाभ, यानी प्रॉपर्टी से लाभ का मतलब प्रॉपर्टी का 11वां भाव, और वो जी, 11वां भाव तो सेकंड बनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो फोर्थ हाउस एंड सेकंड हाउस, सेकंड का कॉम्बिनेशन, ठीक ठीक है गुरु जी, ठीक। प्लस जय कारक, गुरु जी। कारक इज मार्स। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। शुभम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। मैंने भी प्रताप प्रताप सर की कोर्स ज्वाइन किया था, काफी अच्छा पढ़ा आप प्रताप सर ने, तो कहना चाहूंगा इस पोडियम पे। सर एक क्वेश्चन था, राशि तुल्य नवमांश का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछना था। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे मकर लग्न है और कर्क राशि है, उसमें केतु बैठा है, और D9 में कर्क राशि में सूर्य बैठा है। तो राशि तुल्य नवमांश के कॉन्सेप्ट इसको कैसे हम पढ़ें? देखो या कैसे करेंगे उसको तो आप डिटेल में जानिएगा, क्योंकि अभी 12-10 हो गए हैं, तो उसके लिए तो फिर एग्जाम्पल ही लगा करके पूरा समझाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। और वो जो मैंने करवाया था उसको बिल्कुल हूबहू लगा दीजिएगा। बहुत सिंपल है, नवमांश कुंडली में जैसे जैसे बना बताया हुआ है उसको D1 चार्ट में लगा दीजिए बस। जो ग्रह जहां पर है उसको वहां पे बस वो हाउसेस बदल जाएंगे D1 में जा करके ना, और उसमें जी उसका आपको पूरा इफेक्ट समझ में आ जाएगा। जी, जैसे अगर मैं सन को उठा के इसमें डाल दूं तो मून सन और केतु बैठ जाते हैं फिर। वो आप देखिए शुभम जी, वो तो फिर एग्जाम्पल जब सबको लगा करके दिखाएंगे तो बात बनेगी। जी, देखिए थैंक कई यू। बार क्या होता है, संडे के सेशन में जो बड़े टॉपिक होते हैं उनको मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो सकते हैं, और वो चीज समझ में नहीं आएगी वैसे, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट को लिए भी वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि मेरा जो वीडियोस है राशि तुल्य नवमांश का, उसको और अच्छे से देखिएगा। ओके, थैंक वैभव। जी सर। जी। सर मेरा एक सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर कि जो दुख स्थान है, तो दुख स्थान जो 4 सॉरी अपना 6, 8, 12 जो है, उसका स्वामी शुभ ग्रह है और अशुभ ग्रह है, इन दोनों का ये कैसे शुभ और अशुभ अगर दुख स्थान का मालिक हो तो उसको कैसा फलित में कैसे अंतर होगा? कोई बात नहीं, हो तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है? उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट कीजिए, नहीं बिल्कुल इस तरीके से। आपने बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है। हाँ, कुछ लगन बेसिक है। ऐसे हैं, जैसे कर्क लगन है, कर्क लगन में छठे भाव का स्वामी जो बनेगा वो गुरु बनेगा। हाँ और अगर वहीं पर मेष लगन हो जाए तो मेष लगन हाँ, में छठे का स्वामी बुध बन जाएगा। वो तो बुध बन फिक्स्ड है, जाएगा। हर एक में है। हमें देखना है कि वह छठे भाव का जो स्वामी है वो बलशाली हुआ, कमजोर हुआ, कहां पर बैठा है, नवमांश में उसकी क्या स्थिति है, वो सब देखना है, फिर डिसीजन अच्छा, लेना है। उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? अब तो मुद्दा फलित नहीं में है कि अंतर। आपका जो है, जो ऐसी पोस्टें हैं हमारे देश में जो नियमों से बंधी हुई होती है, उसका जो नेचर होता है वो नियम के खिलाफ नहीं जा सकता। जैसे हमारे जजेस होते हैं, अगर ईमानदार जज होगा तो वो नियमों से बंधा हुआ जज होता है। पर जी बहुत छोटे लेवल तक, बहुत कुछ सम तक हिसाब किताब में उसका डिस्क्रिप्शन मायने रखता है, मतलब उसकी सोच मायने रखती है। हर जज एक अलग मानसिकता के साथ होते हैं, पर बड़े आयाम जी पर देखें तो वो नियमों से बंधे हुए होते हैं। ऐसा कोई चोर जो चोरी करके भाग गया और वो जज को कहे जनाब मैं बहुत भूखा था और 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया,
इसीलिए मैंने इसके होटल में से देखा, इसने गले में पैसे रख रखे थे और मैंने मौका देखा और मैं इसका गल्ला ही उठा के भाग गया। वो लकड़ी वाला गल्ला था, मैं गल्ला ही उठा के भाग गया कि चलो आज का खाना तो मिलेगा, अगले 5-10 दिन तक भी मेरे को खाना मिलता रहेगा, इसलिए मैं इसका गल्ला उठा के भाग गया। और इन लोगों को आप पकड़िए, मारिए, क्योंकि इन्होंने बेग भूखे आदमी को पीटा भी, मारा भी, ऊपर से पुलिस ने पीटा और अब मेरे को आपके पास ले आए। ये एक भूखे आदमी के ऊपर अत्याचार है। क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं है? अब जज बेशक अंदर बैठे बैठा सोच रहा है, यार जीने का तो हक है तुझे भी, अधिकार तो है, पर अब क्या जज ये कहेगा कि यार तुम इसको क्यों, तुम बेचारे को पीट पीट के लेके आए? क्योंकि वो जानता है अगर मैंने आज ये बोल दिया कि भूखे आदमी को क्यों पीटा गया, या ये बेचारा पैसे थोड़े से चुरा के ले भी जा रहा था, तुम्हारे उठा के ले भी गया, तो तेरा तो इतना बढ़िया होटल है, तेरे क्या फर्क पड़ गया? उसे पता है चोरियों पे चोरियां होंगी और हर चोर आके यही बात कहेगा, हर चोर यही काम करेगा कि साहब मैं तो भूखा था 3 दिन से। हर किसी का आर्गुमेंट यही होगा। तो फिर तो चोरी को दंड देना बड़ा अपराधी हो जाएगा। तो बस, ग्रह भी नियमों से बंधा हुआ है, बेशक वो गुरु हो। तो गुरु भी जब अपनी बात पे आएगा तो उसको छठे के परिणाम बड़े लेवल पे देने पड़े। उसका अपना नेचर है, वो शुभ है, पर वो अपनी शुभता वाले नेचर को भी कोड लेगा और वो कहेगा नहीं भाई, पहले छठे के परिणाम मुझे देने हैं। छठा क्या है? विकृति, यानी कि आपकी कमियां, जो भी आपकी कमी होगी वो उस पर डेंट मारेगा। वो रोग भी दे देगा, वो परेशानी भी दे देगा, वो कर्जा भी दे देगा, क्योंकि इट्स ड्यूटी। पर किसको देगा? जिसके अंदर कमी होगी। सेम काम अगर छठे का मालिक शनि हो जाए तो जी हाँ, वो भी वही काम करेगा। कमी होगी तो डेंट मारेगा, कमी नहीं होगी तो डेंट नहीं मारेगा। सेम काम करेंगे तो वो वहां पर शुभ और अशुभ काम आता है। जहां पर बहुत माइन्यूट मामला फंस जाता है ना, वहां पर कि डिसीजन लेना है, वहां पर ग्रह अपना डिस्क्रिशंस का उपयोग करता है। जैसे एक जज हो और उसकी पत्नी उसको बड़ा परेशान करती हो, और वो बड़ा बेचारा अपने घर में ही परेशान हो, दुखी हो, और सामने भी एक आ जाए पत्नी, पीड़ित पति, और वो कहे, जनाब मेरे को बहुत वो करती है, बहुत परेशान करती है, बहुत गालियां। अब जज अपने अंदर ही अंदर सोच रहा है तेरे साथ भी तो वही हो रहा है, तो अब उसका थोड़ा सा इंक्लिनेशन उसकी तरफ जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो डांट डपट मारेगा, वो समझाने की कोशिश करेगा, वो लड़की वाले वकील को थोड़ा डराने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा, पर वो नियम को अवॉइड नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता अच्छा ठीक है भाई इस औरत को उठाओ, इसको बंद करो अंदर उठा के, क्योंकि झगड़ा कर रही है। पति इसका कह रहा है ये इसको ये परेशान करे, नहीं भाई, वो लेडी जो उसके ऊपर आरोप लगा रही है उसको उसके दायरे के अंदर बैठ के कानून क्या कहता है उस कानून के मुताबिक ही उसको अपना लिखना पड़ेगा हिसाब किताब। वो एक्स्ट्रा में आके जोश में आकर के ये नहीं बोल सकता अच्छा यार इस औरत को तो देख लेंगे, हम सुलट लेंगे, ये सारी औरतें ऐसी हैं, मुझे भी तंग करने वाली मेरे घर में बैठी हुई है, और ये और वो नहीं कर सकता। उसका मन में कुछ भी ख्याल आता रहे वो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो नियमों से बंधा हुआ है। ऐसे ही ग्रह भी नियमों से बंधे हुए होते हैं। इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। सर गुरु जी, हाँ हाँ, दोनों की शिक्षा में कुछ अंतर होगा? अगर छठे ने शिक्षा दी, शुभ ग्रह के छठे हाँ ग्रह वो का मैंने मालिक कहा ना, शुभ डिस्क्रिशन होता है वैभव, बिल्कुल होता है, फर्क फर्क पड़ता पड़ेगा। है। हाँ बिल्कुल। मैं जो जाएंगे। चीज नियम से नहीं बंधी हुई, जहां पे ग्रह का डिस्क्रिशन काम करता है, उस लेवल पे जाकर के शुभ ग्रह बहुत काम करेगा और अशुभ ग्रह भी काम करेगा। शुभ ग्रह मैं अक्सर इसको जी ऐसे समझाता हूँ, शुभ ग्रह थप्पड़ मारेगा एक या दो थप्पड़ मारेगा, और जो पाप ग्रह होगा वो थप्पड़ इतनी जोर के मारेगा आदमी बेहोश भी हो सकता है। तो वो थोड़ा अंतर मिल जी सकता है। आप जी प्रताप जी कुछ कह रहे थे? सर एक चीज कहना थैंक यू चाहें, गुरु जी। हाँ हाँ, कल बहुत लोग डेमो क्लास में नहीं आ पाए थे, ठीक तो है। हम लोगों ने, जैसे मैंने आपसे आग्रह भी किया था फीस को लेके, हाँ हाँ। तो इसमें हम लोगों ने 3 प्लान बनाया है। हम्म। एक वन टाइम पेमेंट करेंगे, उनको 9,000 की फीस है। हम्म।
तो 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं उनको 5,250 की फीस है, मतलब 10,500 लगेगा। और जो 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे उनको 4,000 का 3 इंस्टॉलमेंट में है, उनको 12,000 लगेगा। ठीक है, ये कंसेशन और कन्वीनियंस का एक मिक्सचर है। ये तो बहुत बढ़िया प्रताप जी। बहुत लोग इसको अगर पसंद करना एक चाहें। चीज समझ लीजिए प्रताप जी, ये विद्या वही लेगा जिसके भाग्य में होगी। जी। भाग अगर ग्रहों की अड़चन होगी तो वो नहीं सीख पाएगा, ये समझ लीजिए। और हम जो डिस्काउंट और बेस्ट डिस्काउंट दे सकते हैं वो हमने दे दिया है। और जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे उनको भाग्य पे छोड़ दो। वो हर एक को अपने भाग्य पे यकीन होना चाहिए, वो अपने हिसाब से देखेंगे जिसको क्या करना है। ये उनकी डेस्टिनी पे छोड़ दो। हमारा काम है, हमारे को जो भी आएगा हमारे कोर्स में उसको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना, राइट। बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनका नेचर कंप्लेंट करने का है प्रताप जी, मैंने इतने कोर्स पढ़ाने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, उनको लास्ट तक कंप्लेंट रहेगी। चाहे वो 100 में से 2 आदमी हों, पर वो होंगे और वो रहेंगे। उसको कोई दुनिया का आदमी कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जो आपके ओवर सेटिस्फाइड आदमी होंगे, मतलब जो बहुत खुश होंगे, वो पहली क्लास में भी खुश मिलेंगे और लास्ट क्लास में भी खुश मिलेंगे। और वो आगे भी कहेंगे भगवान हमें इनके पास ही वापस भेज दे। तो सबका नेचर अलग है, सबका वो अलग है। तो हम तो बस यहाँ पे यही प्रॉमिस कर सकते हैं कि जो कंटेंट की बात कर रहे हैं, वी प्रोवाइड बेस्ट कंटेंट। हम मेहनत करेंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको डिलीवरी देंगे। बाकी जो सी बनना ना बनना तुम्हारे भाग्य पर भी डिपेंड करता है, तुम्हारे अपने कर्म पर डिपेंड करता है। तुम कितना चेंज होते हो, कितना हमारे इस चीज को कितना एक्सेप्ट करते हो, नहीं एक्सेप्ट करते हो, या अपना दिमाग लगाते हो। और अपना दिमाग लगाते हो और अपने दिमाग से अभी तक कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी लगाते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सब छोड़ दो उनके भरोसे में। जी। चलिए आप लोग। सर नमस्ते। मैं नमस्ते। नेपाल से हूँ सर। मेरा हाँ एक हाँ, सर मैं नेपाल से रूप सनातन धर्म। रूप सनातन दास सर। मैंने आपको हाँ, अरे वीडियो वाह वाह, प्रणाम प्रणाम। सर, हम हमारे गुरु जी के ऊपर आपने शिला प्रभुपाद जी के एनालाइज किए थे, तो आपका वीडियो देख के मैं इंस्पायर हुआ। फिर बाद में जाकर मैंने एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन एक मैं खरीदा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अच्छा, बहुत लेकिन बढ़िया। सर उसमें राशि का जो डिस्क्रिप्शन किया है ना, बहुत सारे वीडियो उसमें जो आपने बहुत सारे राशियों को मतलब पूर्ण रूप से उसमें बताया नहीं गया है। मतलब अच्छा। बहुत सारी चीज। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे इस प्रकार से ऑनलाइन क्लास और कहीं जैसे अभी जो ऑनलाइन हो रहा है, तो अच्छा से आपसे मैं सीखूं, क्योंकि आपका जो एनालिसिस और जो डिस्क्रिप्शन है एकदम मतलब पूरा डिवोशनल वे में भी है और अच्छा सत्वगुण में है। सो कैसे जुड़ सकते हैं सर इसके लिए फिर से, क्योंकि बस वो तो उतना फिर फायदाजनक नहीं है। देखो, राशि, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं राशियों को दोबारा से पढ़ाओ, डिटेल में पढ़ाओ। तो हम्म, मैं दोबारा राशियां पढ़ाऊंगा और जल्दी पढ़ाऊंगा, एक आध महीने में ही। और 12 राशियों को दोबारा से मैं रिपीट करने के मन बना रहा हूँ कि 12 जी राशियां किस तरीके से काम करती हैं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करती हैं, उसके ऊपर मैं कोर्स लेकर के आऊंगा। बहुत जल्दी कोर्स लेके आने वाला हूँ। मार्च का महीना चल रहा है, ये अप्रैल के अंदर आ जाएगा। वो मैंने मन बना लिया है। ठीक है। और अभी ठीक है सर। जो प्रताप जी का कोर्स है वो आप सभी को पता ही है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम सर धन्यवाद। थैंक यू सर, प्रणाम सर।